हेलो साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हम इस क्लास में अपनी पिछली वाली क्लास का दूसरा भाग यानी कि जो हम टॉपिक कर रहे थे भारत के गवर्नर जनरल, उसका जो है ये पार्ट क्या है 2 है। इसके पहले हमने गवर्नर जनरल का भाग 1 किया था। पहले भी बताया था कि गवर्नर जनरल अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज की क्लास में जो क्या होगा, हमारा गवर्नर जनरल वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि आप संपूर्ण इतिहास की घटनाओं को जो है चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नर जनरल जो है अंत तक रहते हैं, तो लगभग आपने पूरा इतिहास तो वैसे भी कर लिया आधुनिक भारत का। अगर जो गवर्नर जनरल की अच्छे से हिस्ट्री याद है, हर गवर्नर जनरल के कार्यकाल याद हैं और उनके समय की घटनाएं याद हैं, तो एक हिसाब से आपने इतिहास का बहुत सारा पहलू तो वैसे ही कर लिया। तो आगे चल कर के आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर बाद में आप कहते हैं कि समझ में नहीं चीज़ें आ रही हैं, तो इसीलिए नहीं आती हैं क्योंकि आप जो है इतिहास पढ़ने के कॉन्सेप्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आपको जो है जो चीज़ें बताई जा रही हैं ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सफिशियंट है। और कई लोगों का कमेंट आता है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं क्या परीक्षा में आएंगी। तो भाई जो ऐसे नहीं बताया जा रहा है, अनुभव के साथ में बताई जा रही हैं। अगर आप इतना ही कर लेते हैं जितना हम करवा रहे हैं, यह सफिशियंट है। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल देखिएगा। कभी जो प्रश्न वगैरह सॉल्व किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो हमने बहुत सारे प्रश्न जो है लगभग 2015 से जो है मैंने सीरीज़ शुरू की थी और 2025 तक के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ताकि हर बच्चे को एहसास हो सके कि जो चीज़ें करवाई जा रही हैं भाई उनका लेवल देखिएगा। अभी तक 2020 के पहले तक का लेवल देखेंगे तो वहाँ मतलब बहुत नॉर्मल प्रश्न आते थे, लेकिन 2020 के बाद जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, तो हम उस लेवल पर भी जो है काम कर रहे हैं। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। और रही बात इसकी, तो 100% के पीछे मत भागिएगा कि मुझे 100% स्कोर करना है मेरे भाई। अगर आप 75 से 80% स्कोर कर लेते हैं तो ये किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए सफिशियंट होता है। और 100% स्कोर करना मैं ये पॉसिबल नहीं होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि एग्ज़ाम बॉडी ही जो है 1 से 2 क्वेश्चन गलत कर देती है। तो एमपीपीएससी संस्था हर बार जो है 1 से 2 प्रश्न गलत करती है, तो उनके पीछे मत भागिएगा, अन्यथा 100% के पीछे जो है आप सिलेक्शन भूल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी गहराई में चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि 1% छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो है कट ऑफ तक पहुंचना है और कट ऑफ तक जो है आप इतने में पहुंच जाएंगे अगर आप चीज़ें ध्यान से कर रहे हैं। चलिए, समय ज़ाया ना करते हुए चीज़ों को करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आपको मज़ा आ जाए क्लास देखने में तो अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है आपको एक कमेंट जो है क्लास के अंत में ज़रूर करना है। उसमें जो है आपको या तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप जो है कोई डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि कितने लोग अपने साथ में रेगुलर काम कर रहे हैं। अभी 15 से 20 लोग जो है टेस्ट देते हैं, जितने लोग भी ये टेस्ट दे रहे हैं उनमें से जो है बहुत कम लोगों का प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं जा रहा है। तो कुछ लोग ही हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम भी जो है उनसे अवगत होना चाहते हैं कि जो रेगुलर बने हुए हैं क्या वही अच्छा प्रयास, मतलब उनका ही अच्छा स्कोर आ रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि भाई जो हम मेहनत जिस दिशा में कर रहे हैं उसका कोई परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पता चला ए नाम का व्यक्ति जो है टॉप कर रहा है और बी नाम का व्यक्ति जो है डेली क्लास ले रहा है, तो भाई हम इसे बी नाम के व्यक्ति को जो है थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि भाई कहाँ दुख है आपको, जो चीज़ें आपके किसी दिमाग में नहीं उतर रही हैं, तो उस दुख का जो है हमारे साथ में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शायद जो है हम उसको कुछ है समाधान दे सकें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके। अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं है भाई कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है। तो सिंपल सा बात समझ लीजिएगा कि ये मैंने छोटा सा क्या बनाया, भारत का जो है मानचित्र बनाया। और इसे भारत के मानचित्र में मान लीजिएगा कि ये वाला हिस्से में जो है शुरुआत में बंगाल में ही कब्जा हुआ था। तो मान लीजिए इतना हिस्सा क्या है, अंग्रेज़ों का है। किसका हिस्सा है ये, जो यहाँ पर अंग्रेज़ शासन कर रहे हैं, ये किसका हिस्सा है, ये अंग्रेज़ों का हिस्सा है। देखिए, अपने पास में हर शब्द को समझाने की क्षमता है, हर शब्द को तोड़ने की क्षमता है, लेकिन पता भी तो चलना चाहिए ना भाई कौन सा शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे में कैसे हर शब्द को थोड़ी ना बता सकते हैं, क्योंकि एक समय की सीमा है, लिमिट है हर चीज़ की। और आप जानते हैं कि अगर इतने समझदार तो हैं ही भाई, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतने नॉर्मल नहीं होंगे। तो आपको वो शब्द हमें देना पड़ेगा ना, वो कि ये चीज़ें नहीं पता हमें चल रही हैं। तो ये जो होता था क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए जो है क्या होती है, राजा की आवश्यकता होती है। तो जो अंग्रेज़ों के राजा होते थे, वहाँ का हेड होता था, उसे क्या कहते थे हम, गवर्नर कहते थे। शुरुआत में अंग्रेज़ों का शासन बंगाल तक सीमित होता था, तो यहाँ पर क्या बनता था, बंगाल का गवर्नर बनता था। तो
गवर्नर थोड़ा सा जो है कमज़ोर शब्द होता था, तो फिर इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब इनका धीरे धीरे क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत स्तर पर जो है फैलने लगा। तो फिर क्या है, अब आवश्यकता पड़ी कि भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाए। बाद में देसी रियासतों को गवर्नर जनरल नाम से चिढ़ हो गई, तो फिर वह जो है वाइसराय के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना चाहती थी। तो फिर 1858 के नियम के माध्यम से वाइसराय बना दिया गया देसी रियासतों के लिए। बाकी ब्रिटिश भारत के लिए जो क्या रहा, गवर्नर जनरल भी रहा। तो गवर्नर जनरल जो है अंग्रेजों का हेड होता था, जितने क्षेत्र में उनका शासन था, ठीक है, उसके आदेश जो है लागू किए जाते थे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके समय पर की गई थी, तो आप सिंध जानते हैं वर्तमान पाकिस्तान में है। तो सिंध विजय की अगर चर्चा करेंगे तो ये 1843 में जो है सिंध विजय होती है। कब होती है, 1843 में जो है क्या होती है, सिंध विजय होती है। अब आप इसी से जो है आंसर निकाल सकते हैं कि 1843 का समय किसके मध्य में जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हार्डिंग ये भाई साहब 1911 के आसपास है, जब भारत में राजधानी परिवर्तन हुई थी। एम हर्स्ट जो है ये आपका अंतिम, आई थिंक, हाँ, जो है वॉरेन हेस्टिंग के जो है पहले रहता है। तो इसका समय क्या होगा, 1772 के पहले, यानी कि यह जो है लगभग 1770 के आसपास है, 1770 के आसपास है। और ऑकलैंड की बात करेंगे तो अभी आया नहीं हुई क्वेश्चन, इसको देखेंगे। लेकिन एलन ब्रो की बात किया तो डलहौजी के पहले रहता है, और डलहौजी का शासनकाल कितना है, 48 से 56 तक है। तो 48 के पहले जो है यही वाला आपका होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि एलन ब्रो का समय जो है कब तक है, 1842 से लेकर के 48 तक जो है इसका समय देखने को मिलता है। तो आप 1847 से आपको उत्तर तो निकल आया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस समय पर जो है अफगानिस्तान को अफगानों से युद्ध किया हुआ था, जिसे प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कहते हैं। और इसमें ज़रूरत था कि भाई पहले सिंध को, अगर आप भारत का मानचित्र जो है ध्यान रखिएगा, मैं कभी जो है आपके सामने मानचित्र प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं लाता हूँ, अन्यथा फ़ोटोकॉपी भी लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे ऐसा मैप बनाते हैं ना, तो चीज़ें आपको जो है क्या होती हैं, समझ में आती होती हैं। तो समझ में आए इसलिए भाई ऐसा बनाते हैं। तो टेढ़ा मेढ़े को ज़्यादा कमेंट मत करिएगा कि टेढ़ा बनता है, ये बनता है। तो टेढ़ा बनता होता है, क्योंकि इतनी सटीक चीज़ें हाथ से जो है फिक्स बनाना संभव नहीं होता है। दिखाना, एआई का ज़माना है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो दिखाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप जब मैप बनाएंगे ना, वहाँ पर कहाँ, परीक्षा में जब मैप बनाएंगे तो आपको वो वाला मैप नहीं काम करेगा ना, वो बना पाएंगे आप, यही बना पाएंगे। और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, आपका पाकिस्तान वाला एरिया हो जाएगा। ये जो है आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो अफगानिस्तान जीतना है तो पहले ये वाला प्रांत जीतना होता था। ये सिंध वाला प्रांत था, ये क्या था, सिंध वाला प्रांत था। तो अंग्रेज़ पहले इसी को कब्जा किया। तो कई बार प्रश्न आता है कथन में कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था। जी हाँ, ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और ये जो है एलन बरो इस समय पर गवर्नर जनरल था, लेकिन जो मुख्य सेनापति ये सिंध का विजय करने के लिए जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सिंध का विजय करने के लिए जो सेनापति जाता है तो वो नेपियर, चार्ल्स नेपियर नाम का व्यक्ति जो है इसकी विजय करने के लिए जाता है। तो इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भाई जो है अगर मज़ा आए ना तो ज़रूर देखिएगा और सिलेक्शन पक्का कीजिएगा। आपको जो है चीज़ें, कुछ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में टेस्ट दीजिएगा। डेली टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन जो है डेली होते हैं, इनका फ़ायदा लीजिएगा। क्या पता भाई क्या हो जाएंगे ज़िंदगी में, पता नहीं कब बंद हो जाए। जब तक हैं तब तक जो है क्या है, निःशुल्क चीज़ें चलती रहेंगी। तो फ़ायदा लीजिएगा इस सभी का। सिक्किम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाइएगा भाई, जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा। सिक्किम की जो है 50वीं जयंती चल रही है, मतलब 50वीं जो है वर्षगांठ मनाई जा रही, 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम से संबंधित कोई भी बात हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब इतिहास का पेपर है तो इतिहास से लिंक के होकर के पूछा जाएगा, तो कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, स्टार लगाइएगा। तो सिक्किम की देखिएगा बात करेंगे तो सिक्किम का आप जानते हैं कि 1975 में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा विलय किया गया था। तो 75 से लेकर के मैं 2025 चल रहा है, तो 75 से 25 तक कितने हो जाएंगे आपके, 50वीं वर्ष मतलब स्थापना दिवस चल रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहता है कि भारत में विलय कब किया गया था। देखिए वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ा समझौता होता, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर है ही नहीं है। तो डलहौजी के बाद अगर बात की जाए, डलहौजी के समय पर, तो डलहौजी के समय पर अगर आप देखेंगे वो समय है 1850 का। 1850 में बहुत कुछ पूरा तो नहीं कहेंगे भाई, सिक्किम का विलय पूरा नहीं हुआ था। आंशिक रूप से इसमें कुछ हिस्सा जो क्या कर लिया गया था, आंशिक विलय किया गया था। लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, तो वॉरेन हेस्टिंग है ही नहीं है, उसने भी पूरा विलय नहीं किया था। तो शुरू में उसने वो किया था।
तो लॉर्ड डलहौजी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डलहौजी ने यहाँ पर आंशिक विलय किया था, परंतु आगे चल कर के देखेंगे यहाँ पर जब भारत में आज़ाद हो जाता है और 1975 में जो है एक 35वां संविधान संशोधन जो है 1975 का इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के समय पर, हालांकि प्रधानमंत्री कोई भी कार्य नहीं करता है भाई, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है कार्य करने के लिए, परंतु कहते हैं ना कार्य राजा के नाम से जाने जाते हैं। तो इंदिरा गांधी इस समय पर प्रधानमंत्री थी, तो उनके समय पर क्या कर दिया जाता है, शुरुआत में जो है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अधिराज्य का दर्जा दिया गया, बाद में 36वें के द्वारा जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और अगर आप आर्टिकल देखेंगे 300 तो अगर आप देखेंगे क्या भाई आर्टिकल, इसका मुझे याद नहीं यार, 371 के अंतर्गत जो है कोई सब आर्टिकल है, ठीक है, तो असम, सिक्किम, चलो ठीक है रहने दीजिए, तो उसके अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डलहौजी जो है आपका सही हो जाएगा। समय हर किसी का आपको याद करने की कोशिश करना है, 48 से 56 तक, और 48 से 56 तक यहाँ ध्यान रखना है, 48 से 56 तक यहाँ ध्यान रखना है, 1828 से 35 तक, और यहाँ ध्यान रखना है आपको लॉर्ड हेस्टिंग है तो 1813 से लगा करके 23 तक ध्यान रखना है। ऑकलैंड ये वही व्यक्ति है जिसने जो है जीटी रोड शब्द दिया हुआ था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने कहा था, जो शेरशाह सूरी के समय पर जो रोड बनाया गया था उसका नाम जो है जीटी रोड ऑकलैंड ने दिया हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का विकास किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था। तो आप जानते हैं कि डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848, चीज़ें भाई याद हो जाएंगी, इतनी बार मैं रिवीजन कराता हूँ ना कि चीज़ें याद हो जाएंगी। 48 से 56 तक जो है शासनकाल था। बहुत से कार्य हैं डलहौजी के समय पर, फटाफट लिखिए गए, यहाँ पर शॉर्ट में लिखाऊंगा। देखिए रेलवे की पहले चर्चा कर लेते हैं। जब बात से पूछे कि रेलवे का विकास भारत में, तो रेलवे के बारे में, राइटिंग के बारे में मेरी मत जाइएगा, ये वरदान है मुझे कि राइटिंग कभी अच्छी नहीं आएगी। तो रेलवे के बारे में आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का कि 1853 में जो है क्या होता है, भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। 53 का समय किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। 1853 में होती है, और पूछे कहाँ पर होती है, तो दो शहर हैं, एक का नाम है मुंबई और एक का नाम है थाने। तो इन दोनों के मध्य में जो है क्या चलाई जाती है, ट्रेन चलाई जाती है। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, किस शहरों के मध्य चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में। एक कंपनी को लेकर प्रश्न पूछा हुआ, किस कंपनी द्वारा चलाई गई थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी। कौन थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला कंपनी थी। इस कंपनी के द्वारा यह जो है रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो दो प्रश्न यहाँ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भाई डलहौजी के समय पर तार का विकास, जिसे आप क्या कहते हैं, टेलीग्राफ बोलते हैं, तार का विकास हुआ था। इसी के समय पर जो है क्या बोलते हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। सही कह रहा हूँ क्या, पुरातत्व विभाग चलिए 1861 में होती है, यहाँ पर नहीं होगा। तो डलहौजी के समय पर और बात करें तो इसकी जो है हड़प नीति आपको हमेशा ध्यान रखना है, हड़प नीति। और इसी के समय पर जो है गोद निषेध नियम, गोद निषेध मतलब कोई भी शासक जो है गोद नहीं ले सकता, गोद निषेध अधिनियम आया हुआ था। और भी अगर बात करेंगे डलहौजी के समय पर, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा साम्राज्य जो है भारत में किसने खड़ा किया था, तो डलहौजी द्वारा ही जो है सबसे बड़ा साम्राज्य शुरू किया गया था। इसने जो है एक लोक निर्माण विभाग भी बनवाया हुआ था। लोक निर्माण विभाग, क्या लोक निर्माण, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया हुआ था, तो लोक निर्माण विभाग भी किसके द्वारा, डलहौजी द्वारा क्या किया गया था, बनवाया गया था। और तो इतनी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, फिलहाल ध्यान रख लेनी है। आगे जब प्रश्न आएगा कोई तो और देखेंगे। एक प्रश्न आपने और पीछे सॉल्व किया था कि जेम्स एंड्रयूज, इसका क्या था, वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रयूज, एंड्रयूज क्या था इसका वास्तविक नाम था, ये भी हमने सॉल्व किया था। और अगर देखेंगे तो इतनी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। आगे बढ़ जाते हैं, सही जवाब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यही तो कई लोग भाई कह देते हैं बाद में कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी यही होती है। और ध्यान रखना, अगर प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन थ्योरी जो है। अगर आप मेंस भी साथ में लेना चाहते हो तब वहाँ थ्योरी जो है महत्वपूर्ण होती है। और क्योंकि यहाँ पर भाई जो प्रश्न आ रहा है उसके आसपास करिए ना, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, क्यों सब कुछ पढ़ रहे हो। लेकिन इसके लिए भी क्या बेस होना चाहिए कम से कम। अगर बेस नहीं है तब आपको जीरो से करना चाहिए, अगर बेस है तो
एकदम से जो है क्वेश्चन से आप क्या है तैयारी करिएगा, बेस्ट तरीका है। लेकिन क्वेश्चन भी कैसे होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मत लगाइएगा कि मतलब टिक लगाने वाले बस हों जिसमें एक फैक्ट क्लियर हो। ऐसे क्वेश्चन करिएगा जिसमें से कम उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट पता चले। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो अंतिम बार जो है विस्तार हुआ था वो किसके समय पर हुआ था, तो देखेंगे डलहौजी के समय पर। क्यों? क्योंकि इसका शासनकाल कब तक रहता है, 1848 से लेकर के 56 तक रहता है। और 56 के बाद क्या हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है। क्या होती है, 1857 की क्रांति होती है। और क्रांति में क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है जानते हैं भाई? क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब लड़ाई होता है क्या? सिर्फ वही लड़ाई नहीं होता है क्रांति का मतलब, अमूल चूल परिवर्तन होता है क्रांति का मतलब, ठीक है। जैसे हरित क्रांति आपने सुना होगा, तो वहाँ तो लड़ाई नहीं हुई थी ना। थोड़ा सा ऐसा क्लास करना है कि थोड़ी सी आपको हंसी आ जाए, ठीक है। सीरियस होकर के पढ़ाई करने में सर दर्द होने लगता है, बहुत सीरियस रहे हैं हम, तो सीरियस नहीं रहेंगे, हंसाने का जो है प्रयास करेंगे। परंतु क्या है ना, एक्सपीरियंस चाहिए हंसाने के लिए भी, अपने पास में इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1857 की जो क्रांति होती है, इसके बाद क्या किया था, रियासतों ने विद्रोह किया था। कॉन्सेप्ट समझिएगा, रियासतों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। राजा महाराजाओं ने विद्रोह किया था। तो इसका मूल्यांकन किया अंग्रेजों ने, क्या किया, इसका मूल्यांकन किया अंग्रेजों ने कि भाई भारत में इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो सकता है, जहाँ पर हम इतने दिनों से शासन कर रहे हैं, ऐसे एक साथ लोग कैसे एकजुट हो सकते हैं। तो पता चला कि राजा महाराजा हैं, तो उन्होंने साथ दिया था, तभी जो है उनकी पूरी जनता एक साथ आ गई थी। जैसे देखेंगे तो भाई झांसी रियासत जो है क्या थी, क्रांति में शामिल थी। अवध रियासत शामिल थी। और अगर आप देखेंगे तो इंदौर रियासत भी, वही डायरेक्ट तो ये शामिल नहीं थी, लेकिन ये शामिल थी कहीं ना कहीं। नागपुर के जो है भोंसले शामिल थे, नागपुर के क्या शामिल थे, भोंसले शामिल थे। इसके अलावा भी कई रियासतें थी जो क्या कर रही थी, विद्रोह कर, जैसे कि नाना साहब शामिल थे। नाना साहब ये मराठा नाना साहब। और आपने देखा होगा एक अवंतीबाई लोधी जी का नाम सुना होगा, अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे। एक आप बिहार के जो है जगदीश सिंह का नाम सुनेंगे। सब रियासत के ही तो थे, रियासत के ही थे सभी लोग। तो ये क्यों थे, क्योंकि भाई इनके डलहौजी ने क्या कर ली थी, रियासत हड़प ली थी। डलहौजी ने क्या कर ली थी, रियासत हड़प ली थी। तो अंग्रेजों ने मूल्यांकन किया कि भाई इन लोगों ने विद्रोह किया, तभी जो है एक संगठित विद्रोह हो पाया है, वरना ऐसे संभव नहीं है। तो कहा अगर भारत में शासन करना है तो इनसे हस्तक्षेप मत करो। क्या, इनसे हस्तक्षेप मत करो, वरना क्या है, हमें जल्दी जो है बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। कैनिंग का कथन तो आपको याद ही होगा, क्या कहते हैं कि अगर रियासतें ना होती, सॉरी, अगर ये मेड़े ना होती, क्या, मेड़, मेड़, मेड़ जानते हो ना, मेड़ बन्हान जो खेतों में होती हैं, अगर ये मेड़े ना होती, मेड़ ना होती, तो ये क्रांति रूपी तूफान हमें समंदर में फेंक देता, ठीक है ना। तो कई रियासत थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, वहीं कई रियासत थी जो क्या कर रही थी, क्रांति कर रही थी। तो वो कहते थे कि अगर भारत में शासन करना है, समंदर में नहीं बहना है, तो ये मेड़ों को बनाए रखो। तो फिर इसके बाद में 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने क्या है, कोई विस्तार नहीं किया, जो शासन था वो वैसा ही चलता रहा, बस विद्रोह को दबा देते थे, उन्होंने किसी के राज्य नहीं हड़पे। तो ये प्रश्न क्या है, अंतिम विस्तार कब हुआ, 1857 की क्रांति के पहले तक हुआ। और इस समय कौन था, डलहौजी शासनकाल में था। सही जवाब निकला है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अभी तो किया है ना भाई, डलहौजी के समय पर ही हुआ था, तो ये अभी किया हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में क्या होता है। पब्लिक का मतलब होता है लोक, लोक, लोक मतलब जनता, लोक मतलब लोग, लोक, वर्क्स मतलब कार्य विभाग। तो पब्लिक जो लोक निर्माण विभाग था, इसकी स्थापना आपकी ये की जाती है कब, डलहौजी के समय पर जो है इसकी स्थापना क्या की गई थी। तो वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। ऐसे कौन से और शासक थे जिन्होंने ये कार्य किया था, नाम याद रखना, फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक ने भी ये कार्य किया हुआ था। अगली बात देखेंगे, हेस्टिंग का कार्यकाल आपको तो याद ही होगा, ये कहीं ना कहीं आपको देखना बहुत मदद करेंगे। 1813 से 23, बार बार का रिवीजन। डलहौजी 48 से 56, विलियम 28 से 35, ठीक है। अभी प्रश्न पूछ लिया भाई, वो क्या है, पीएससी का पिछली बार का प्रश्न था, प्रेस की स्वतंत्रता 1835 में हुई थी, किसने दी थी। हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को फटकार लगा दी। क्या एनसीईआरटी नहीं पता आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, क्या किया गया था,
शब्द को पकड़िएगा, क्रियान्वित किया गया था। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है, तो आपका जवाब होगा सर 1856 में आता है। कब आता है, 1856 में आता है। कन्फ्यूजन हो गया। कार्यकाल देखिएगा, क्या कार्यकाल देखिएगा, कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 56 तक। कौन सा 56 है, इसका वाला या इसका वाला? ये दो ऑप्शन तो गए, ये तो गए, अब बचे ये दो वाले, तो कौन सा लगाओगे, बताओ कौन सा लगाओगे? तो अगर आपसे पूछे कि विधवा विवाह जो पुनर्विवाह अधिनियम है, अगर मैं इसकी फिक्स डेट की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा याद करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो अगर मैं सही हूं तो फिर ये डेट सही होगी। 26 जुलाई 1856 को जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या किया गया था, इसे पारित किया गया था। क्या किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था। लेकिन गौर कीजिएगा शब्दों पर, अगर आपसे पूछे प्रस्तुत, मतलब कि देखिए कानून बनने की प्रक्रिया होती है, कानून जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है, जब पारित हो जाता है तभी कानून बनता है। तो प्रस्तुत कब किया गया था, प्रस्तुत पूछे तो डलहौजी के समय पर। लेकिन क्रियान्वित यानी कि लागू हो जाना, तो पहले लागू होने के पहले पारित होगा, तो पारित ये कब हुआ था, कैनिंग के समय पर जो है इसे पारित किया गया था, और ये कानून बनकर के तैयार हो गया, तो लागू भी इसी के समय पर हुआ होगा। तो ये बात है भाई। इस अधिनियम की जो धारा आपकी कौन सी है, धारा जो 15 है, क्या है, धारा 15 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब जो है विधवा क्या कर सकती है, नया विवाह कर सकती है। विधवा का मतलब दोबारा से विवाह जो क्या होगा, वैध होगा, उसे कोई रोकेगा नहीं। न्यायालय में जो है इसका चैलेंज किया जाएगा अगर कोई रोकता है, ठीक है। अब ये कार्य क्या अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से किया था, ऐसा नहीं था भाई। बहुत बड़ी एक समाज सुधारक पर्सनालिटी लगे हुए थे, उस पर्सनालिटी का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इसमें लगे हुए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा, मतलब पूरा प्रयास किया, तो गवर्नर जनरल से कहा कि भाई साहब क्या कर दो, हमारा कानून बनवा दो, इसमें हम जो है इसके लिए तैयार हैं, बहुत प्रयास किया हुआ है। तो इन्हीं के प्रयासों से जो है कैनिंग द्वारा जो है ये पारित किया गया था और डलहौजी के समय पर प्रस्तुत किया गया था। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। सती प्रथा के संदर्भ में राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान रखना। सती प्रथा के संदर्भ में 1829 में अधिनियम विलियम बेंटिक के समय पर, और धारा 17 राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो वैसे करना होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। देखिए समय देखिएगा, बहुत झट से उत्तर निकाल लेंगे। 1858 का प्रश्न है हमारा, और डलहौजी का अधिकतम समय 56 तक है। विलियम बेंटिक का जो है 1835 के आसपास का समय है, 1835 तक है। इनका 1856 तक है। और कैनिंग का समय जो है ये कब का है, ये 1856 से लेकर के 1862 तक का समय है। तो 58 किसके मध्य में आया, कैनिंग। तो उत्तर तो आपका जो है यूं ही निकल आया, ठीक है, उत्तर तो यूं ही निकल आया, लेकिन कुछ और चीज़ें पढ़िएगा। अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट और जो है कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए कि आपके पास में जो है उसका बैकग्राउंड अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसे बता दूंगा तो ऐसे कभी हो नहीं सकता कि आपको डिटेल से ना बताऊं। 1858 की जब हम बात करते हैं तो ये कब का समय है, जब वह समय है जब 1857 की क्रांति हो गई है और भारत में महारानी विक्टोरिया आती है। तो अंग्रेज़ पहले विचार करते हैं कि भाई ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि क्रांति हुई थी। तो मैंने पूरी कहानी बताई, तो कहानी को आपने पिछले वाले में सुना होगा। तो फिर ये एक जो है पत्र तैयार करते हैं, मतलब एक घोषणाएं कुछ तैयार करते हैं कि जो है ये घोषणा, ये सुधार की घोषणा थी कि मतलब भारत में अब हम सुधार करेंगे। क्यों, क्रांति हुई है ना, शासन करना है ना आएंगे, तो सुधार तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा, लाठी लेकर भगा देंगे। तो भगाना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। और उन सुधार की घोषणा जो है किसने की, महारानी विक्टोरिया ने। ये तो कागज़ में कर दी, लेकिन यहाँ पर बोलना था या करके। तो ये इलाहाबाद में जो है इनका बहुत बड़ा क्या है, एक बैठक बनाया जाता है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जो है महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी होती थी, उसने आकर के घोषणा की। और घोषणा में क्या कहा कि हम आज से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि किसी भी रियासत का हम भारत में विलय, ब्रिटिश भारत में विलय नहीं करेंगे। हम किसी को भी आगे दुख नहीं पहुंचाएंगे। हमारा उद्देश्य व्यापार करना है। कंपनी कभी भी अब जो है आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी को हमने व्यापारिक संस्था बना दिया है। कोई भी राजा राजकुमार कंपनी के अधीन नहीं है। क्या, कंपनी के अधीन नहीं है। तो फिर कहो तो फिर कंपनी के अधीन नहीं है तो कंपनी का गवर्नर जनरल जो है हमारे ऊपर क्यों शासन कर रहा है,
चलो गवर्नर जनरल को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और आपके यानी कि जो रियासतें हमारे अधीन हैं उनके ऊपर शासन करने के लिए हम बनाते हैं एक नया पद, उसका नाम है वाइसराय। क्या नाम है? वाइसराय। हालांकि वो बात अलग है, एक ही व्यक्ति को नियुक्त करते थे, लेकिन जब रियासतों के सामने व्यक्ति जाता था तो वाइसराय बन करके जाता था। तो ये चीज़ें हैं। तो ये घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कौन सुनाएगा भाई? जो गवर्नर जनरल होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रथम वाइसराय था? तो प्रथम वाइसराय कौन होगा? 1858 के अधिनियम से जो है, ये 1858 से जो है वाइसराय बनना शुरू होता है। तो उस समय पर जो गवर्नर जनरल था वही वाइसराय बन जाएगा। तो कौन हो जाएगा? कैनिंग जो है उस समय पर गवर्नर जनरल था। प्रथम पूछे कैनिंग, अंतिम वाइसराय पूछे क्या? अंतिम वाइसराय पूछे तो माउंटबेटन। कौन सा बेटन? माउंटबेटन जो हो जाएगा। इसी के समय पर भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। आपसे पूछे भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? क्या जवाब देंगे? माउंटबेटन। आगे बढ़ जाते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया जाएगा। गलत मत कीजिएगा, पहली बार पढ़कर गलत कर देंगे। 1848 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? डलहौजी। और डलहौजी ने ये नियम बनाया हुआ था, गोद निषेध नियम। जिसके पास में खुद का बेटा नहीं है उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। अब 1858 में क्या हो चुकी है? प्रतिज्ञा हो चुकी है कि अब रियासत नहीं हड़पी जाएगी। तो इस कानून को वापस लिया गया और पुनः से भारतीय रियासतों को अधिकार दिया गया कि अब आप क्या ले सकते हैं? गोद ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गोद ले सकते हैं। ये कब की बात है? 1858 की बात है। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? देखिए, हर प्रश्न में डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बताना नहीं है। इसका मतलब ये है हम चीज़ें जो है ये पहले जो है बता चुके हैं, तो आपको क्या करना है? चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए, बहुत सी बातें हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। 1848 में ये हुआ था। 1860 में आगे चल करके बहुत से काम हो गए। पील कमीशन जो है 1857 की क्रांति का परिणाम था। तो अभी क्रांति पढ़ना है, यहाँ गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। घटना को बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? देखिए, भारत की सम्राज्ञी नहीं भाई, सम्राज्ञी। ज्ञानी का आएगा। ज्ञानी का क्या पढ़ा हुआ है आपने? ज्ञा से ज्ञानी पढ़ा हुआ। ज्ञानी बाबा पहाड़िया में पढ़ते थे ना, जो वो छोटी वादी थी, तो उसमें अपन क्या पढ़ते थे? ज्ञानी बाबा। तो देखिएगा चीज़ों को, भारत की सम्राज्ञी मतलब भारत का सबसे बड़ा शासक। ठीक है, 1858 के बाद ही बने थे। तो ये पहली बार जो है, 3 बार जो है नियुक्त किया जाता है ये। 1876 में देखिएगा ध्यान से, अभी जो है सीधे उत्तर पर मत पहुंच जाइएगा वरना गलत हो जाएगा। 1876 में एक कानून बनता है और उस कानून का नाम है राजसी अधिनियम। क्या नाम है? राजसी अधिनियम। और राजसी अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को क्या बनाया जाता है? भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 1900 कब की बात है भाई? 1903 की बात है। कब की बात है? 1903 में इसी प्रकार से भारत में आते हैं एडवर्ड सप्तम जो है भारत में आते हैं। कौन आते हैं? एडवर्ड सप्तम आते हैं भारत में। तो 1903 में इन्हें भी जो क्या बनाया गया था? भारत का साम्राज्य घोषित किया गया था। तो ये तो सम्राज्ञी थी, तो साम्राज्य ये हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 1911 में जो है हार्डिंग के समय पर यहाँ पर जॉर्ज पंचम भारत में आता है। कौन आता है? जॉर्ज पंचम। तो इसे भी जो है भारत का साम्राज्य नहीं कहेंगे, सम्राट नियुक्त किया गया था। तो ये 3 प्रश्न आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज़ से जो है सभी चीज़ें जब क्या करेंगे? तैयार करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और फिर आप दावे से कहेंगे कि हाँ भाई होगा हमारा। तो ये कब की बात है? 1870 में जो है महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था? ये किया गया था। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? देखिए, दास प्रथा संबंधित कुछ बातें बताऊं। दास प्रथा तो एक मध्यकाल में हमने पढ़ा था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान, तो सभी चीज़ें रिवाइंड कीजिएगा। दीवान ए बंदगान नाम का विभाग किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पर दासों को प्रतिबंध में मतलब व्यवस्थित किया हुआ था और दासों के निर्यात पर रोक लगाई थी। इसके बाद जो है बंगाल में दासों पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1789 में जो है घोषणा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इनके व्यापार पर जो है मतलब दासों के निर्यात पर रोक लगा दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे तो दासों
दास प्रथा पर विलियम जो बेंटिक था, कौन था? विलियम बेंटिक था, उसने भी जो है खूब काम किया हुआ था। लेकिन जब ये बात की जाए ना कि अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुई थी, अंतिम रूप से कब समाप्त हुई थी, तो ये भाई 1800, क्या बात करते हो यार, थोड़ा सा जो चीज़ें क्या है, मिसमैच है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये जो है प्रश्न एलन बरो के समय पर ये घटना हुई थी। किसके समय पर हुई थी? एलन बरो, यहाँ पर ऑप्शन ही भी नहीं है। तो एलन बरो के समय पर जो है अंतिम रूप से जो है दास क्या होते हैं, एलन बरो के समय पर ये 1844 से लेकर के क्या रहता है, 1844 से या 42 से लेकर 48 तक जो क्या रहता है, 48 तक जो है गवर्नर जनरल रहता है। कौन? एलन बरो। तो उसके समय पर ये हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एलन बरो होगा। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चिन्हित कर रहा हूँ इस प्रश्न को। एलन बरो जो है जहाँ तक मुझे पता है सही होगा। इसके बाद जो है बाकी आपको जो है टेस्ट में इसका सही उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अन्यथा आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम बेंटिक है, तो विलियम बेंटिक भी जो है यहाँ पर सही मान सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखेंगे ना, इस हिसाब से देखेंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार पर, तो विलियम बेंटिक आपका सही हो जाएगा। लेकिन भाई समाप्त नहीं हुई थी दास प्रथा विलियम बेंटिक के समय पर, जो है कार्य जरूर किए हुए थे इन्होंने, दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए कार्य किए हुए थे, लेकिन समाप्त नहीं हुई थी। आंसर शीट नहीं मेरे पास में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको इसका क्या बताया, ब्यौरा बताया, आगे बताते हैं। क्या स्थायी बंदोबस्त किसके समय पर प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये क्या है, भारत की जब हम राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे ना, अभी जो है आर्थिक नीति पढ़ेंगे अंग्रेजों के समय पर, तो उसमें जो है राजस्व व्यवस्था आपको बहुत गहराई से बताऊंगा, आपका प्रश्न नहीं बचेगा। यहाँ गवर्नर जनरल के हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो भारत में 3 राजस्व नीतियाँ लागू रहती हैं। कितनी? 3 राजस्व नीतियाँ जो है भारत में लागू की जाती हैं किसानों को लूटने के लिए। किसको लूटने के लिए? हाँ, मैं लूटना शब्द प्रयोग करता हूँ, क्योंकि अंग्रेज जो है किसानों को लूटना चाहते थे। तो किसानों को क्या करने के लिए? लूटने के लिए, यानी कि उनसे टैक्स की उगाही करने के लिए 3 व्यवस्थाएं भारत में जो है, 3 सिस्टम लागू किए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा। पहला सिस्टम जो है बंगाल में यहाँ पर लागू रहता है, और इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। क्या नाम है? स्थायी बंदोबस्त। चिंता मत कीजिए, बहुत गहराई में पढ़ाऊंगा इन्हें। और एक जो है व्यवस्था यहाँ पर जो है संपूर्ण मध्य भारत में यहाँ पर लागू रहती है, इसको कहते हैं महालवाड़ी। क्या कहते हैं? महालवाड़ी कहते हैं। महाल जो है एक पंचायत जैसी संरचना होती थी पंजाब में, महालवाड़ी कहते हैं। और ये जो दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ पर लागू होती थी कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होती थी। इनमें से अगर बात की जाए तो ये व्यवस्था है आपकी लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर शुरू की गई थी। 1820 की व्यवस्था है। रीड तथा मुनरो द्वारा रीड रीड तथा मुनरो द्वारा इस व्यवस्था को जो है तैयार किया गया था। और यह जो है कार्नवालिस द्वारा क्या की गई थी? तैयार की गई थी। और इसे 1793 में जो है लागू किया गया था। और यह जो है आपकी पंजाब क्षेत्र में लागू होती थी। और बात की जाए तो इसमें जो है महाल का जो मुखिया होता था, यानी कि एक प्रकार का प्रधान होता था, उससे जो है ठेका किया जाता था कि इसमें जो है क्या है, इतना टैक्स लगेगा। तो प्रश्न पूछता है स्थायी बंदोबस्त को लेकर के, तो ये कार्नवालिस की समय की बात हो जाएगी। बाकी पुलिस सेवा, सिविल सेवा, न्याय व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, ये 4 चीज़ें हमेशा कार्नवालिस के समय पर ध्यान रखना है। विलियम बेंटिक समाज सुधार के लिए ध्यान रखना है इसका नाम। ऑकलैंड जीटी रोड आपको ध्यान रखना है। कैनिंग 1857 की क्रांति मुख्य व्यक्ति और प्रथम वाइसराय, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो देखिए, जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। क्या होता है? तीसरा मराठा युद्ध होता है। तीसरा मराठा युद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तीसरे मराठा युद्ध में जो है अंतिम रूप से कौन हार जाते हैं भाई? कौन हार जाते हैं? मराठे जो है यहाँ पर अंतिम रूप से जो है पराजित होते हैं। और जब पराजित हो जाते हैं तो फिर उनको अधिकार क्यों मिलेंगे? तो ये 1818 का युद्ध है, तीसरा युद्ध है। और जब ये पराजित हो जाते हैं तो इनके सभी अधिकार जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं, और पेशवा को यहाँ से जो है पेंशनर बना दिया जाता है। बाद में जो पेंशन भी ख़त्म कर दी जाएगी।
तो पेशवा का पद कब ख़त्म हो गया, ये 1818 में जो है ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1858 का जो है कानून आया था, आप जानते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे सुधार किए गए थे 1857 की क्रांति के बाद। 1861 में जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व विभाग कनिंघम ने की हुई थी। 1802 में क्या बताऊँ आपको, तो बसीन की संधि भी तो क्या हुई थी, 1802 में ही हुई थी बसीन की संधि। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो जब इस समय देखेंगे तो गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग जो है इस समय पर गवर्नर है। लॉर्ड हेस्टिंग और वरेन हेस्टिंग अलग अलग है। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय पर गवर्नर जनरल है, और राजपूताना जो रियासत है इसमें बहुत सारी रियासतें होती थी, और अंग्रेज़ ये भी जानते थे भाई कि कहाँ जो है किससे भिड़ना है किससे नहीं भिड़ना है। तो सीधे तरीके से जो है यहाँ पर हमला नहीं किया हुआ था, क्योंकि इतिहास जो है हर एक चीज़ का गवाह होता है कि जैसे मुग़लों ने भी शासन किया था ना, तो इनकी बहुत बड़ी जो है भूमिका थी राजपूतों की, क्योंकि ये बहुत कट्टर सेनापति होते थे। और तो मुग़लों ने जो है जिन मुग़लों ने क्या किया था, वो किया था, जैसे कि अकबर था, तो एक बहुत बड़े साम्राज्य की जो है स्थापना में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ख़ास तौर से ये भी अगर आप जानते हैं कि एकीकृत रहकर ही क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है। जिन लोगों ने क्या किया, एकीकृत नहीं रखते हैं, तो उसका इतिहास गवाह है, चाहे वो फिर जयचंद हो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जहाँ मुस्लिम राज्य स्थापना हुई थी तो इन्हीं की वजह से हुई थी, कि जब ये पराजित हुए थे, क्योंकि चौहान भी क्या थे, यही थे। बाकी हालांकि ये राजपूत जो है सिसोदिया कुल के रहते हैं, गुजरात रहते हैं, बहुत से हैं इनकी शाखाएं। देखिएगा यहाँ पर चीज़ समझिएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है यहाँ पर क्या भेजता है, बातचीत करने के लिए भेजता है। किसको भेजता है, मेटकॉफ को जो है बातचीत करने के लिए भेजता है। किस बात की बातचीत करने के लिए, खासतौर से बात की तो इन्होंने एक संधि की बात करने के लिए इन्हें भेजा हुआ था। और संधि क्या थी, वो संधि ये थी कि हम जो है मराठों के संदर्भ में आप जो है सहयोग नहीं करेंगे, मराठों का साथ ना दें, ये बात की गई थी। दूसरी बात की गई थी कि जब हम पिंडारियों का दमन करेंगे, पिंडारियों को मतलब क्या करेंगे, दमन करेंगे। पिंडारी एक जाति होती थी और मराठा सेना का आधार थी। पिंडारी बहुत खतरनाक मारते थे अंग्रेज़ों को, चमड़ी खींचते थे। ठीक है, तो इनका दमन करना जो है बहुत ज़रूरी समझ रहे थे अंग्रेज़, वरना पा जाते थे तो ये मान लो बहुत खतरनाक भाई। तो इनको दमन करने के लिए जो है ये कोई भी इनका सहयोग ना करें। इस बारे में जो है संधि की बातचीत करने के लिए कौन जाता है, मेटकॉफ जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेटकॉफ। कौन से गवर्नर के समय पर, हेस्टिंग के समय पर। कुछ एक्स्ट्रा अगर जानकारी आपको ध्यान रखनी हो तो मेटकॉफ ने ही 25 अप्रैल 1809 को पंजाब में जो है अमृतसर की संधि की हुई थी। चार्ल्स नेपियर ने सिंध में जो है 1843 में जो सिंध का विलय हुआ था उसका सेनापति था। कैप्टन सिलीमैन, इसने ठगी प्रथा का क्या किया था, दमन किया था। जॉर्ज वेल्लोर विद्रोह 1806 का आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, भाई इसे कई नामों से जानते हैं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति कहें या आकर्मण्यता की नीति कहें, क्या कहें, आकर्मण्यता की नीति कहें, या सिंपल सी बात है पॉलिसी ऑफ मास्टरली की कहें की बात करें, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इंग्लिश में से कहेंगे, तो इंग्लिश वर्जन याद रखना। तो ये बात है। आक्रमणता की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई हुई थी जॉन लॉरेंस मुख्यतः, जो इसके लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है, हालांकि यह नीति ना है तो अब मुझे मैप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आप कहेंगे ये क्या है, बहुत अच्छा नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, भारत है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। भारत के जो बगल में कुत्ते की आकृति का देश है, कौन सा है, पाकिस्तान। जी हाँ, ऐसे ही होता है, कुत्ता बैठा हुआ कुत्ता है। और इसके और बगल में जो है लिपटा हुआ देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। और बाकी जो नीचे पैर पकड़े हुए रहता है वो कौन सा है, श्रीलंका है। तो यहाँ पर देखेंगे जब चीज़ों को, तो ये क्या है, इंडिया है, ये क्या है, पाकिस्तान है, ये कौन सा है, अफगानिस्तान है। हमारा काम यहाँ पर है। अंग्रेज़ों का जो शासन होता था वो लगभग अगर बात की जाए तो ऐसे शासन, उनका शासन जो है कुछ इस प्रकार से था भाई, ऐसे था। बाकी में देसी रियासतें शासन कर रही थी, और भी बहुत सारा क्षेत्र होगा तो बता रहा हूँ। और इधर आप देखेंगे तो इधर जो है रूस की बाउंड्री लगती थी, रूस की बाउंड्री लगती थी। विश्व इतिहास का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर कई बार विश्व इतिहास आ जाता है। इधर देखेंगे तो मध्य एशिया लगता था, मध्य एशिया ईरान वगैरह ये लगते थे यहाँ पर।
तो अंग्रेज़ों का राज्य यहाँ तक था, तो मध्य एशिया में जो है फ्रांस का राज्य था। रूस खुद एक सोवियत संघ थी भाई, विश्व पावर ये भी थी। तो अब जो है बीच में कौन सा क्षेत्र बचता है, बीच में क्षेत्र बचता है अफगानिस्तान का। अगर अफगानिस्तान को तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, क्या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था भाई। अगर करेंगे तो फिर सीधा क्या बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी विश्व की पावर से भिड़ेंगे, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे भिड़ें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर शासन था किसका, पंजाब के राजा रणजीत सिंह का। तो उसे जो है कई बार उससे समझौता कर लिया था कि भाई तुम उधर को विस्तार कर लो, यहाँ का ना करो। तो कई बार जो है आक्रमणता निष्क्रियता का मतलब क्या है, क्रियाशील न रहना। तो अंग्रेज जो है क्या करते थे कि इधर को एक्टिव नहीं रहते थे, जब अच्छा मौका देखा तभी जो है एक्टिव रहते थे। तो कई बार अच्छा मौका होता तो कई बार नहीं होता था। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि किसने जो है इस नीति का पालन किया था, मतलब कि उधर को नहीं बढ़े थे। तो ये जो है, ये जो अगर बात की जाए तो ये एलन बरो से लेकर के ना नॉर्थ ब्रक तक रहती है। कहाँ तक रहती है, अगर इस नीति की बात करेंगे ना, तो ये एलन बरो से लेकर के, एलन बरो से लेकर के कहाँ तक है, कई गवर्नर जनरल आते हैं, नॉर्थ ब्रक तक जो है चलती है, नॉर्थ ब्रक तक जो है चलती रहती है। यहाँ पर कोई गवर्नर जनरल उधर को एक्टिव नहीं होते हैं। इसी दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो इसका नाम जाना जाता है, जॉन लॉरेंस का जो है नाम इसमें 1864 से लेकर 1869 तक जो है इसका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। तो इसके समय जो है इस नीति का ज़्यादा पालन किया गया था। दिए गए समय में आपका सही जवाब क्या होगा, जॉन, इसी को जो है जॉन लॉरेंस नीति भी कह दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इसके समय पर ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो लॉरेंस नीति भी जो है इसे कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, खासतौर से इनका नाम जॉन लॉरेंस के संदर्भ में। और सहायक संधि की नीति बेलेजेली, हड़प नीति डलहौजी, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का किसने प्रारंभ किया था, आंखें बंद करके लगाइएगा। मेयो एक क्या था, सुधारवादी भारत में जो है क्या था, गवर्नर जनरल था। मतलब कह सकते हैं कुछ हद तक इसे प्लस पॉइंट दे सकते हैं कि मेयो जो क्या था, ये कि सुधारवादी गवर्नर जनरल था। इसके समय पर अगर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हो तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय पर हुई थी। प्रथम है, मेयो का समय ध्यान रखिएगा, 1869 से लेकर 72 तक का समय है। और इसकी जो प्रथम जनगणना हुई थी ये 1872 में क्या हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, लेकिन ये वैज्ञानिक आधार पर नहीं थी। आगे चल करके वैज्ञानिक आधार पर हुई थी। पहली बार जनगणना किसके समय पर हुई थी, मेयो के समय पर हुई थी। मेयो की अगर और बात की जाएगी तो मेयो के समय पर वित्तीय विकेंद्रीकरण भी हुआ था। क्या हुआ था, वित्तीय, यूपीएससी पूछा गया प्रश्न है यहाँ से, मैं इसीलिए जो है डिस्क्रिप्शन इसका बता रहा हूँ, जो जो डिस्क्रिप्शन में पॉइंट बताऊँगा वो पूछे गए हैं। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण भी किसने किया था। विकेंद्रीकरण का मतलब जानते हैं ना, अगर एक ही बिंदु पर चीज़ें हों तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं, जब चीज़ें फैल जाएं तो उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण इसी प्रकार से मतलब पैसा का फैल जाना, ये वित्तीय विकेंद्रीकरण है। मेयो ने क्या किया था कि जो सरकार का बजट होता था उसे दो भागों में बांट दिया था, एक केंद्रीय बजट होता था अलग से, एक क्या होता था, प्रांतीय जो है वित्त अलग से होता था। और प्रांतों को यहाँ पर जो है क्या दी गई थी, स्वायत्तता दी गई थी कि भाई अपने मन से कुछ करो, क्या करो, स्वायत्तता दी गई थी। और बहुत सारे प्रांतों की जो है आवश्यकताओं को समझा गया था, प्रांतों की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट दिया गया था। तो ये किसके समय पर हुआ था, मेयो के समय पर हुआ था। और इसी के समय पर जो है मेयो के समय पर ही भाई क्या होते हैं, इसे काम होते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तहसीलदार वगैरह जो है बनते हैं ताकि वित्त जो है सही तरीके से बच सके। तो ये मेयो के समय पर जो है तहसीलदार भी बनता है। आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेयो जो है सही हो जाएगा। और मेयो की एक बात और ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है कि इसकी हत्या, क्या हत्या 1872 में जो है भारत में क्या कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। एक अफगान जो है कैदी रहता है, अफगान कैदी रहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है मेयो साहब की। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रख लेना है। 17 नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है आपसे अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति। तो देखिएगा, ये देखिएगा भाई, ताव दिखाने आ गया कोई गवर्नर जनरल। अभी तक कैसे नीति थी, निष्क्रियता की नीति थी। अभी जो मैंने पूरा चित्र बनाया था ना, मैप बनाया था अफगानिस्तान के लिए, तो वहाँ से कोई जो है जब कुछ ना बोले तो क्या है, निष्क्रियता की नीति। अब जोश भरी अग्रगामी मतलब आगे से क्या करना, हमला करना, ये क्या है, अग्रगामी की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। अब इनमें से कौन हो सकता है भाई, कोई भी देख करके जो है आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो है ना लिटिल है, बहुत
मतलब मैं कौन शब्दों से इसकी निंदा करूँ या प्रशंसा करूँ, निंदा करूँ तो वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही मान लीजिए क्रूर गवर्नर जनरल था ये, बहुत क्रूर था। मैं इसके समय के अगर कार्य बताऊँ तो इतना समय नहीं है, लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा कि भाई बहुत ही क्या था, क्रूर गवर्नर जनरल था। समय की अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है 1876 में से जो है बनाया जाता है। कब बनाया था? 1876 में। 1876 से यह 80 तक रहता है, मात्र 4 साल के लिए। यूँ मान लो कि परेशान कर लिया था भाई, सभी को परेशान कर लिया था। क्या क्या ऐसा काम कांड कर दिया था, तो उन कांडों को ध्यान रखिएगा। इसने जो है, इसके समय पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत खतरनाक प्रतिक्रियावादी था। पहला शब्द आप यही ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रियावादी। मतलब कोई भी कार्य की क्या देता था? प्रतिक्रिया देता था, प्रतिक्रियावादी हो गया। बाकी आक्रमण्यता की नीति तो आप क्या है समझ गए कि मतलब अभी तक निष्क्रियता की नीति थी, तो आगे से इसने क्या किया, वहाँ पर राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो पहला बात प्रतिक्रियावादी था। और इसके समय पर क्या पड़ता है? भयंकर अकाल पड़ता है 1876 में। इसके समय पर बंगाल में जो है 1876 में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, 1876 हो 77 हो, तो वैसे दो समय ध्यान रखिएगा। 76-77 में क्या पड़ता है? इसके समय पर भयंकर अकाल पड़ता है। यूँ मान लीजिएगा भाई, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है, लेकिन लगभग 30 लाख के लगभग लोग जो है अकाल से मारे गए थे। किससे? अकाल से। किससे? अकाल से। कितनी संख्या? 30 लाख बात कर रहा हूँ भाई। 30 लाख लोग जो है भूख के कारण, बीमारी के कारण मारे गए थे। ठीक है, अकाल पड़ा था, मतलब कि खेती नहीं हुई थी उस साल, तो अनाज नहीं थी किसी के साथ में। तो ये गाना तो आपने सुना होगा भाई, मैंने तो सुना है। ये गाना तो सुना ही होगा आपने। मतलब हम गाड़ी में जो है गाते थे, गाँव में गाड़ी गाते हैं ना, जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर जो है ऐसा गाना गाते हैं कि सूखा पड़ गओ 80 की साल में, पानी नहीं है कुआं ताल में। तो 80 के साल कौन सा? यही वाला जो 80 के साल है। तो ये गाना आपने कभी न कभी सुना होगा। गाना बोले या गाड़ी बोले, औरतें ज़्यादा गाती थी इसको। ठीक है, तो ये 80 का साल वही वाला 80 का दशक है मतलब। ठीक है, तो अकाल पड़ा था। अब इसी अकाल के समय पर भाई साहब देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने पिछले बात की थी कि 1870 में भारत की क्या बनाई गई थी? सम्राज्ञी बनाई गई थी। कौन? विक्टोरिया को बुलाया जाता है यहाँ पर, महारानी विक्टोरिया को बुलाते हैं। और भयंकर यहाँ पर क्या होता है, एक दरबार का आयोजन किया जाता है, एक भयंकर दरबार का आयोजन किया जाता है। और इसमें लाखों, मतलब करोड़ों रुपया क्या कि जब कहीं पर प्रधानमंत्री आता, राष्ट्रपति आता तो कितना पैसा लगता, तो इसमें बहुत सारा भोजन वेस्ट गया था। तो लोग जो है ना यहाँ के, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। किससे? लिटन, लिटिल, लिटिल लिखा हुआ है या लिटन है, लिटिन। ठीक है, लिटिन से जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और बहुत सारे विद्रोह होते थे। इतना ही नहीं, तो इसने अकाल के बाद में जब लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ जो है लिखना शुरू किया अखबारों में, तो इसने 1878 में प्रेस एक्ट पारित किया। प्रेस एक्ट पारित किया यानी कि कानून, प्रेस एक्ट पारित किया। और इस प्रेस के माध्यम से जितने भी क्या भारतीय भाषा में समाचार पत्र चलते थे, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र चलते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, रातों रात प्रतिबंध लगा दिया भाई साहब ने। तो खासतौर से जो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो उसको लिए लाया गया था, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी थे, वो भी रातों रात भाषा बदल ली। तो इस अधिनियम को गलघोंटू एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलघोंटू, जिसने प्रेस का गला घोंट दिया था, तो गलघोंटू एक्ट भी कहते हैं इसे। तो ये जो है कुछ इतने इसके ये क्या है कार्य हैं। इसके अलावा इसने शस्त्र अधिनियम भी लागू कर दिया था, शस्त्र अधिनियम भी लागू किया था 1878 या 79 में। मतलब कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है। और साथ ही साथ जो है अच्छे से इसे टैक्स नहीं मिल रहा था, तो इसने स्ट्रेची आयोग बनाया हुआ था। तो ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं कि स्ट्रेची आयोग कब बना था, किसके समय पर बना था। तो अगर आपको ये समय पता है तो आप बता देंगे सभी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबे समय तक वाइसराय रहा? भाई कैसे करोगे, बिना समय पता हुए नहीं कर पाओगे। तो 1869 से लगा कर के 72 तक कितना समय होता है? लगभग 3 साल होता है। हार्डिंग, हार्डिंग भाई मुझे तो इतना याद है 1911 में था ये। ठीक है, तो 1911 में। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये जो है 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है, 1905 तक रहता है। डफरिन जो है 1800 जो है आपका 84 से लेकर के 88 तक रहता है, 84 से 88 तक। तो यहाँ कितना निकल रहा है? लगभग 6 साल। यहाँ निकल रहा है 4 साल, यहाँ निकल रहा है 3 साल। हार्डिंग जो है 1910 से लेकर के, अब जो है आगे का पता नहीं भाई कब तक रहता है। ठीक है, तो आगे अगर देखेंगे 1919 में तो कौन आ जाता है? चेम्सफोर्ड आ जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर 19 तक है तो मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा।
चलिए, तो इसका समय जो रहता है 1910 से लेकर के 16 तक रहता है। क्या रहता है? 1910 से लेकर के 16 तक रहता है। लेकिन बात तो फिर भी यहीं पर फंस गई। तो इसका समय भी निष्कर्ष कितना निकलता है? 6 साल का निकला। यहाँ भी 6 साल का निकला। तो कर्जन जो है ये जो है 6 साल है। तो कर्जन जो है ये 1899 के जो है जनवरी में ही क्या हुआ था? अपॉइंट हुआ था जनवरी में ही। तो ये 99 का साल पूरा जोड़ लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 7 साल हो जाएंगे। तो कर्जन आपका क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या कर लेना है? निष्कर्ष निकाल लेना। बाकी ये ऑप्शन तो नहीं होने वाले, ये तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कट करने होते हैं जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, हार्डिंग के समय की महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। डफरिन के समय, सभी के बारे में एक एक बातें ध्यान रख लो। कर्जन के समय पर जो है 1905 का बंगाल विभाजन ध्यान रखना है। डफरिन के समय पर 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ध्यान रखना है। हार्डिंग के समय पर 1911 में जॉर्ज पंचम आया हुआ था। बहुत सी बातें हैं यहीं पर, जो है जॉर्ज पंचम आया हुआ था। इसी समय पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता गीत गाया हुआ था, जनगण मन अधिनायक। और इसी समय पर क्या किया गया था भाई? राजधानी परिवर्तन किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली ले जाई गई थी। इसी समय पर हार्डिंग बम कांड हुआ था। क्या हुआ था? हार्डिंग बम कांड। रास बिहारी बोस ने बम फेंका हुआ था इसके ऊपर, हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन में देखेंगे। मेयो के समय पर 1872 में प्रथम जनगणना ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट करते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। भारत में स्थानीय स्वशासन की साहसी संस्थाएं, क्या बात कर रहा है? स्थानीय स्वशासन की साहसी नहीं होगी, मतलब स्थानीय स्वायत्तता। सीधी सी बात करें, जो स्थानीय स्वशासन होता है, जैसे नगर पालिका कहते हैं, पंचायत कहते हैं, उसकी जो है विकास किसके समय पर हुआ था? तो ये हुआ था रिपन के समय पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था। ठीक है, बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था। इतना बात है आपको ध्यान रखना है। क्या बात कर रहे हैं? रिपन, हाँ रिपन जो है ये 1880 से लेकर के, लिटन के बाद में 1880 से 84 तक जो है ये गवर्नर जनरल रहता है। और इसकी समय की अगर मैं खास बातों की बात करूं तो क्या है, क्यों अच्छा कह रहे हैं? तो इसके समय पर तो पहली बात ये हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन, इसने जो है नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिका जैसी संस्थाएं इसी के समय पर बनाई गई थी। तहसील भी जो इसी के समय पर सही तरीके से विकसित की गई थी। इसके अलावा गांव स्तर पर जो है ग्रामीण संस्थाएं बनाई गई थी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सभी कार्य 1882 के आदेश में क्या है किए गए थे। तो ये बातें आपको क्या कर लेनी है? ध्यान रखनी है। जो लिटन द्वारा क्या किया गया था, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उन प्रतिबंधों को इसने क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है भाई, ये कारखाना अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिए। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पर आया था? रिपन के समय पर, जो कि 1881 में आया हुआ था। और एक खास बात थी कि इस अधिनियम में पहली बार जो है इसने थोड़ी सी दया दिखाई थी कि भाई जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, गर्भवती होती हैं, उनसे 12 घंटे ड्यूटी ना करवाई जाए। जो कंपनी है वहाँ पर जो है फिर इसने जो है कुछ समय में रियायत दी हुई थी। ठीक है, और अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद जो है क्या है? बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन फिलहाल में क्या है, इस समय का अभाव है। तो 1883 की ये घटना है। कब की घटना है? सिंपल सी भाषा में समझिएगा। इल्बर्ट बिल क्या है? एक सर सीपी इल्बर्ट है। कौन है? सर सीपी इल्बर्ट है। इन्होंने क्या किया है? ये जो है इनके परिषद के विधि सदस्य हैं सीपी इल्बर्ट। और इन्होंने क्या किया है? एक कानून तैयार किया है। क्या किया है? एक कानून तैयार किया है। तो सीपी इल्बर्ट के नाम पर ही क्या है? इल्बर्ट बिल है। और उस कानून में क्या बात की गई है? जो जज हैं, जजों के समान अधिकारों की बात की गई है। किसकी? समान अधिकारों की बात की गई है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो अंग्रेज जज होते थे वह भारतीयों की सुनाई तो कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियंस की सुनाई केवल यूरोपियन जज ही कर सकते हैं, भारतीय जज नहीं कर सकते। तो इस कानून में यह प्रावधान था कि सभी की सुनवाई सभी जज कर सकते हैं, यानी कि समानता। ठीक है, समानता। इस बात से क्या हुआ? अंग्रेज जो है अपने आप को क्या कहने लगे, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि भाई भारतीय हमारी सुनाई करेंगे, हम होशियार आदमी हैं। तो अंग्रेज़ों ने अपने अधिकारों का दमन माना, तो अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। अंग्रेज़ों को गोरा बोलते हैं ना, तो श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। तो यही क्या था? इल्बर्ट बिल था। तो इतनी चर्चा हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लो भाई आ गया प्रश्न आपका। पूछ रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय का है? तो आप क्या बताएंगे? ये रिपन के समय का है। और पता है आपको जो है रिपन को इसी के आधार पर जो है बाद में त्याग पत्र भी देना पड़ा था कि, तो ये होता है अच्छे कार्य का परिणाम। क्या होता है? ये परिणाम होता है। जी हाँ, अगर आप अन्याय के शासन में क्या करेंगे? अच्छा कार्य करेंगे ना, तो आपको ये सज़ा मिलने वाली है। ऐसा ही
बहुत सारे अधिकारियों के साथ में होता है जो अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार से बुरा चीज़ जो है, जो गंदगी देने वाला पदार्थ होता है ना, धतूरा आपने सुना होगा, जिस प्रकार से वो अपनी गंध नहीं छोड़ता है ना, तो आप अच्छा कार्य अगर कर रहे हैं तो अपना भी गुण मत छोड़िएगा। आपको भी जिस प्रकार से फूल जो होता है वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार धतूरा अपनी गंध नहीं छोड़ता। अगर बुरा अपना आचरण नहीं छोड़ रहा है तो अच्छा क्यों अपना आचरण छोड़े, तो अब आपको आचरण नहीं छोड़ना है। आगे बात करते हैं रिपन 1883 का समय ध्यान रखना। आगे बात करते हैं ये भाई किसकी पदावधि किसकी, यानी कि समय में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के घंटों को सीमित करता है। ये तो बात किसकी है ना, फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसकी है, रिपन की है। और कब आया हुआ था, 1881 में आया हुआ था। 1885 में डफरन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है मिंटो 1909 का अधिनियम याद कर, है ना, जहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया था। लेटिन है ये, लेटिन कारखाना वो कहता हूँ गलघोंटू एक्ट। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो कोई भी गलती किए बिना आगे बढ़ जाओगे। पुरातत्व विभाग पूछे, क्या पूछे, विभाग, पुरातत्व विभाग, ये 1861 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 61 में। लेकिन सर्वेक्षण पूछे ना, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1871 में हुई थी। कब हुई थी, 1871 में। 1871 का समय कहाँ पर जाएगा, ये 1871 का समय किसके समय पर जाएगा भाई, क्या बात कर रहे हैं, मेरा 1 सेकंड का समय दीजिएगा भाई। मेयो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो मेयो क्या होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए कई बार क्या हो जाते हैं ना भाई, प्रश्न डिलीट कर दिए जाते हैं पेपरों द्वारा, तो फिर उसका आंसर शीट जो है नहीं मिलना संभव होता है। तो जैसे ऐसे है, तो ऐसे में क्या होता है, डिलीट हो जाता है पेपर द्वारा, प्रश्न डिलीट कर दिया जाता है। तो मिनटों की जगह पर आप क्या कर लीजिएगा, मेयो कर लीजिएगा, क्योंकि 1871 में होता है भाई, मुझे पता है। 1871 किसका समय है, मेयो का समय है। 1869 से लेकर के 72 तक का समय किसका है, मेयो का है। तो मेयो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। टेस्ट में इसका सही जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारक, देखिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। 1861 में कनिंघम द्वारा क्या की जाती है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। 1871 में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनता है। क्या बनता है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, डिपार्टमेंट, ये बनता है, सर्वेक्षण विभाग बनता है। और 1800 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है ये 1904 का अधिनियम है। कब का है, 1904 का अधिनियम है। प्राचीन स्मारक के जो स्मारक जानते हैं ना, जैसे किसी इतिहासकार होता है, इतिहासकार कहता हूँ मतलब जैसे बहुत बड़ा राजा महाराजा जैसे गौतम बुद्ध हुए हैं, उनकी याद में जो भी स्थापत्य करवाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्मारक कहते हैं। तो स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय पर लाया गया था, 1904 में लाया गया था। 1904 किसका समय है, 1899 से लेकर के 1905 तक का समय किसका है, कर्जन का है। और इसी में पहली बार जो है 50,000 पाउंड, कितने पाउंड, पाउंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा है, इतने पैसा जो है दिए जाते हैं इनके जो प्राचीन स्मारक उनको संरक्षित करने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है, तो मैंने शायद आपको ऐसा कहीं बता दिया है क्या कि क्लाइव को जो है आधुनिक औरंगजेब कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा हुआ है। तो अगर ये बताया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा सॉरी, ये बात गलत है। और तो यहाँ पर देखिए भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की हुई है, तो ये बात किसको बताओगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने। औरंगजेब किसके लिए कहा हुआ है, कर्जन के लिए कहा हुआ आधुनिक औरंगजेब, ठीक है। हो सकता है ये लेकिन बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। आगे बात करते हैं इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, ये भी स्थापना किसके समय पर हुई थी, कर्जन के समय पर जो हुई थी। ये इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो है इसकी स्थापना बाद में शायद पर इसे एनसीसी के नाम से जानते हैं। अगर आपने जो है इसे इन स्कूलों में पढ़ाई की होगी, जो एनसीसी इसमें पुलिस की वर्दी पहन करके घूमते हैं, वो बल स्कूल जो होते हैं उन्हें, तो ये कहते हैं। ये पहले जो है कर्जन ने जो है क्या होते थे, जो राजा होते थे, जो क्या होते थे, राजकुमार होते थे। अब इन्हें ज़रूरत है ना कि भाई थोड़ा सा सेना के गुणों को समझें, तो उनके लिए सेना का प्रशिक्षण देने के लिए जो है इनकी स्थापना कर्जन द्वारा क्या की गई थी, इनको जो है स्थापित किया गया था। ये 1991 की बात है, 1901 की बात है, तब इन्हें बनाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं
कर्जन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है यानी कि गलत है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित किया था, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी मजबूत कर दिया था। तो देखिए ग्रेनाइट की चट्टान जो है बहुत मजबूत होती है, तो इसलिए इसे ऐसा कहा गया है। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना, कलकत्ता नगर निगम की स्थापना, चलिए ये वाला थोड़ा सा देखते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ठीक है, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो भाई हमने देखी थी ना, 1871 में हुई थी ना। तो सर्वेक्षण विभाग 1871 में हुई थी, तो ये बात तो गलत है, इसके समय की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेयो का समय है। किसका समय है? मेयो का है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए शांतिप्रिय तरीके से इसके निधन में सहायक हो सकूं। यह किसने लिखा हुआ है? तो देखिए 28 दिसंबर 1885 को जो है क्या होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। और ये जो है स्थापना डफरिन के समय पर हुई थी, लेकिन यह स्टेटमेंट जो है कर्जन ने दिया था। कर्जन के दो स्टेटमेंट इतिहास में बहुत फेमस हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि कांग्रेस नेता बन करके आई थी 1885 में कि हम क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जलने जैसी ये क्या थी, बदबू थी जलने जैसी, कि मतलब तुम क्या कर लोगे भाई। तो इनका इतना मजबूत जो है शासन था। तो ये क्या कहता है कर्जन कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके निधन में क्या हो सकूं, सहायक हो सकूं। दूसरा इसका कथन था कि मेरा दूसरा जो मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य है। दो उद्देश्य अपने वो उसमें आत्मकथा में लिखता है कि पहला उद्देश्य है कांग्रेस के निधन में सहायक बन सकूं, दूसरा है कलकत्ता का महापौर बनना। कलकत्ता का महापौर बनना, जो नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे महापौर बोलते हैं, महापौर बनना, ठीक है। तो ये दो इसकी बातें ध्यान रखना। बाकी 1899 से 1905 बंगाल का विभाजन जो है इसी के समय पर हुआ था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया था? तो ये बात है 1909 की, जो कि मार्ले मिंटो सुधार आया था। और ये कौन था? देखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, प्रथम द्वितीय मिंटो, ये बहुत पहले का है ये वाला मिंटो, द्वितीय है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो ये जो है रीडिंग साहब जो क्या थे, ये एकमात्र यहूदी भारत में क्या है, वाइसराय हैं। आपको ये क्या करना है, बात ध्यान रखना है। 1921 से लेकर के चेम्सफोर्ड के बाद में बनते हैं 26 जो है इनका क्या है, समय है। आगे बात करते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो आप बताएंगे कि यह बात है 1911 की। किसके काल में हुआ था? 1911 किसका समय है? हार्डिंग का समय है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे आपके, ये 30 प्रश्न हो जाएंगे। क्लास पसंद आई हो तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, टेस्ट आपको ज़रूर देना है। और देखना बहुत जल्दी जो है हम एक बड़ा मंच बनाएंगे और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर दिन जो है जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है 1 से 2 साल में जो क्या है सब कुछ चीज़ें जो है अच्छी फैकल्टी हो सके, क्योंकि क्या है अच्छा कार्य करने के लिए ज़्यादा लोगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर 2-3 लोग काम करने के लिए होंगे तो भाई मार्गदर्शन अपने पास में है और वो तरीका भी है, जैसे जो है ड्राइवर के रूप में अपन कार्य कर सकते हैं। हर कार्य तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर हर गुण होना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो जैसे अपने अंदर जो क्या है पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो ये गुण है। तो लेकिन बाकी जो है चीज़ें संभालनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए जो है टेक्निकल एक्सपर्ट लगते हैं। तो उन चीज़ों की जो है व्यवस्था हो सके तो जल्दी से जो है बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं हम। चलिए, थैंक यू।